ऑल राइट, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आइए आज के अपने इस सेशन के अंदर हम एक नया टॉपिक रिवाइज करने लगे हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हम क्या क्या निपटा चुके हैं और क्या क्या कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी हम चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 से शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये वाला जो यूनिट है बच्चों, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ लेवल आएगा जहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होने लग जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवीजन के तौर पे कवर होंगे। डिमांड का कोई टॉपिक आ गया, कभी कोई कॉस्ट का टॉपिक आ गया, कभी कहीं से, तो ये पूरा का पूरा एक कवरेज होने वाला है। आइए इसकी शुरुआत करें बच्चों। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो तरीके की कंपटीशन के ऊपर बेस्ड हम मार्केट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी ना 3 तरीके की मार्केट होती हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आइए एक चार्ट बनवाता हूँ आपको। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3। आराम से समझिएगा। तो बेस्ड ऑन कंपटीशन हमने सभी मार्केट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन कंपटीशन। ये थोड़ा सा इसको डिस्टेंस में लिखते हैं, बेस्ड ऑन कंपटीशन। तो 2 तरीके के मार्केट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी मार्केट्स? परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। अभी लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना। परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है इसको हम फर्दर 3 कैटेगरीज ऑफ मार्केट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या नाम था बच्चों इनका? इनका क्या क्या नाम है? इनका नाम है, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका बेस्ड अपॉन कंपटीशन आप क्लासिफाई कर सकते हैं मार्केट के फॉर्म्स को। हर एक का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं ताकि जब भी मैं कोई भी फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करूं वो एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रख के फिर अंडरस्टैंडिंग लेकर आ सकते हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रफ एग्जाम्पल क्या बैठता है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट कहते हैं ना जिसे, या फिर एक रफ एग्जांपल और बैठता है जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केट, ठीक है ना। मोनोपोली के अंदर एग्जांपल आप दिमाग में रख सकते हैं रेलवेज, जो इंडिया में रेलवे इंडस्ट्री चलती है ना, रेलवे का काम चलता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आप एग्जांपल दिमाग में टूथपेस्ट इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री इसका रख सकते हैं। और ओलिगोपोली के अंदर ऑटोमोबाइल या फिर टेलीकॉम, इनका एग्जाम्पल दिमाग में रख सकते हैं। तो ये 4 मेजर तरीके की आपकी मार्केट्स आ जाती है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन से। रियल लाइफ के अंदर परफेक्ट कंपटीशन 100% एग्जिस्ट नहीं करता। रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन 100% एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मार्केट की बात कर रहे हैं। पहले मार्केट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट।
मार्केट इज द होल सेट ऑफ अरेंजमेंट जहां पे कोई बायर और सेलर आपस में आके मिलते हैं फॉर कमोडिटी एंड और सर्विसेज। टाइप्स ऑफ मार्केट आपके मेजर 4 तरीके की मार्केट्स हो गई। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये 4 तरीके की है? नहीं, और भी तरीके की मार्केट्स होती है, बट वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ मार्केट्स हो जाती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 4 तरीके की मार्केट्स तो ये हो गई, इसके आगे जाके आप देखेंगे ना और भी तरीके की मार्केट्स होती हैं। ये देखिए, इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स अदर्स, डुओपोली, मोनोप्सोनी, ओलिगोप्सोनी, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी टुवर्ड्स द एंड हम डिस्कशन करेंगे। वन लाइनर्स हैं, बायलैटरल मोनोपोली, इसको मैं पीछे की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है ना, तो इस चीज को हम टुवर्ड्स द एंड एक बारी क्विक डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट कौन सी हैं बच्चों? ये 4 ही हैं। इसमें से सबसे पहले हम कौन सा करने जा रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है? द मार्केट स्ट्रक्चर मोस्टली डिटरमाइंस अ फर्म्स पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, द लेवल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो 2 चीजें सबसे मेजर यहां पे डिस्कस कर डाली इन्होंने। एक तो प्राइस फिक्स करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है, और दूसरा लेवल ऑफ प्रॉफिट्स डिटरमाइन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इज जनरली डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट ड्यू टू डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन का नेचर। Business cycle has tremendous influence on business decisions. The stage of business cycle is crucial while making managerial decisions regarding expansion or downsizing. For example, बच्चों आपको क्या लगता है, कोविड का जब अपने पीक पे कोविड चल रहा था तो लोगों ने नए नए ब्रांचेस ओपन करने का सोचा होगा या बंद करने का सोचा होगा? बंद करने का। आपको अगर आइडिया हो तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बिजनेस साइकिल का बहुत मेजर इंपैक्ट आता है आपके बिजनेस डिसीजंस के ऊपर। अगर मंदी चल रही है तो ऑब्वियसली बात है धंधे को बंद करने की तरह सोचेंगे, अगर तेजी चल रही है तो नई ब्रांचेस ओपन होंगी। यू आर एडवाइज टू रिकैप्चुलेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये सब है। तो आइए परफेक्ट कंपटीशन की तरफ शुरुआत करते हैं। सबसे मेजर और सबसे पहला ये चीज, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सबसे 3 मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यही वाले हैं। कौन कौन से? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम टू सेम प्रोडक्ट, सेम टू सेम। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की वजह से क्या होता है यहाँ पे? हाँ, इन द लॉन्ग रन देयर विल ऑलवेज बी नॉर्मल प्रॉफिट। क्या ये समझ में आया बच्चों? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की वजह से इन द लॉन्ग रन देयर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा और भी हैं, बट मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं। अगर बच्चों सिर्फ ये जो मैंने येलो में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पहले समझ लीजिए, कॉपी करने का टाइम मिल जाएगा। 1 2 3, अगर सिर्फ ये 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन किसी मार्केट में पूरा होता है तो इसको बोलते हैं प्योर कंपटीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्योर कंपटीशन। बट अगर इसके अलावा बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूरे हो जाते हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैं रेड में हाईलाइट करता हूं। परफेक्ट, रेड ना थोड़ा ज़्यादा तीखा हो गया, ग्रीन में करते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एब्सेंस ऑफ कोलिजन। मतलब अगर इसके अलावा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूरे हो जाएं तो अगर नोट के तौर पे, अगर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल फीचर्स आर फुलफिल्ड तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? परफेक्ट कंपटीशन। तो कई बारी ना एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको पूरा करने की वजह से आपको प्योर कंपटीशन बोला जाएगा। तो 3 तो सही हो गए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसके अलावा जो बाकी हैं वो आपको ऑड वन आउट निकालना होता है।
इसके अंदर से परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट्स। रियल लाइफ में परफेक्ट मूवमेंट नहीं होता है। जैसे लेबर है, आपको क्या लगता है लेबर कहीं से भी कहीं पे भी जा सकती है फ्रीली? नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके अंदर भी। परफेक्ट नॉलेज क्या रियल लाइफ में आपको परफेक्ट नॉलेज है खरीदने बेचने वाले को? रियल लाइफ में होता ही नहीं है। तो इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया आप सबको? अंडरस्टैंडिंग के लिए परफेक्ट कंपटीशन में आप कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं दिमाग के अंदर? स्टॉक मार्केट का। एक मेरे को बुक दे देना। ठीक है ना? अब आप इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पे लिखें। आप ऐसा करिए, ये जो चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसके साइड पे पहले इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है पिछले पेज पे, इसके साइड पे ये इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल लिख लीजिए। इन सबको हम क्लासिफाई कर रहे हैं अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये इम्परफेक्ट है। और ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है ना? अब इसको लिखने के बाद इसके साइड पे एग्जांपल्स लिखने हैं आपने। दिखाओ एग्जांपल्स, दिखाएं एग्जांपल्स। ये लीजिए एग्जांपल्स लिख लीजिए। ये रफ एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स है ताकि आपको ध्यान में रहे। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सिंपल एग्जांपल्स बैठ जाते हैं। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, अब इसके साइड पे इसको लिखिए परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। नोट वगैरह सब कॉपी करिएगा। नोट वगैरह सब कुछ कॉपी करिएगा। डन। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों कहीं पे भी आपका कुछ रह जाए ना कॉपी करना, प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा ताकि मैं ऊपर नीचे करके आपको कॉपी करने का टाइम दे दूं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? ऐसे, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट को ही हम इंडस्ट्री भी बोलते हैं, और एक होता है इंडिविजुअल सेलर, या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं, इंडिविजुअल सेलर का एक और नाम था फर्म। जो आपकी इंडस्ट्री या मार्केट होती है इसे बोलते हैं प्राइस मेकर। क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर। और जो इंडिविजुअल या फर्म होता है इसे बोलते हैं प्राइस टेकर। जो प्राइस मार्केट बनाती है, इस प्राइस को इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों सौम्य? क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस होगा तो कोई खरीदेगा नहीं, बहुत सारे बेचने वाले हैं, और अगर कम प्राइस होगा तो कोई बेचना नहीं चाहेगा। तो इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है। इंडस्ट्री प्राइस सेट कैसे करती है बच्चों? यहाँ पे डिमांड कर्व आया, और ये रहा सप्लाई कर्व। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इक्विलिब्रियम। ये हमने रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 यूनिट 2 के टाइम पे किया था, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और यही प्राइस आगे इंडिविजुअल सेलर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ये परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू वाला ग्राफ बन गया। हमने रेवेन्यू का टॉपिक जब रिवाइज किया था तो इसी तरीके से बात की थी ना परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू वाले टॉपिक के अंदर,
कि इसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं डिमांड कर्व, इसी को बोलते हैं एआर कर्व, इसी को एमआर और इसी को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। जहाँ पे हमने ये भी स्टडी किया था कि ये क्या हो जाता है आपका परफेक्टली इलास्टिक। कुछ याद आ रहा है? परफेक्टली इलास्टिक एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ रही है बात यहाँ पे पूरी की पूरी? तो यहाँ पे चाहे डिमांड कुछ प्राइस एक ही रखेंगे, चाहे कुछ भी बेचते जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म का। बच्चों याद करिए मेरे साथ साथ, प्रिंसिपल 1 एंड 2 करवाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में रिवाइज। प्रिंसिपल 1 क्या था? शट डाउन पॉइंट। बताओ बच्चों, याद आता है? शट डाउन पॉइंट हम कब चेक करते हैं? जब कंपनी को या बिजनेस को लॉस हो रहा हो। अगर लॉस नहीं हो रहा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या थी? AR शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम इक्वल टू ABC। अगर AR लेस देन ABC है तो हम बिजनेस बंद कर देंगे। प्रिंसिपल 2 क्या था बच्चों? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये ऑनलाइन किसने बच्चे ने जवाब दिया? बता दो। ज्योति लग रहे हैं मुझे। यस सर। चलो शाबाश ज्योति, ये हुई ना बात। यहाँ पे भी बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो इसकी दो कंडीशन थी, पहला MC इज इक्वल टू MR और दूसरा कंडीशन क्या है? MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर दे आर इक्वल, है ना? इस तरीके से हमने बातें की थी। अब वही चीज को रिपीट कर रखा है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो इसकी यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल रिपीट कर दिया इन्होंने? प्रिंसिपल नंबर 2, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसकी कंडीशन देखिए कैसे लिखा हुआ है। कंडीशन फॉर इंडिविजुअल, कंडीशन नंबर 1 MC शुड बी इक्वल टू MR और कंडीशन नंबर 2। अब ये लैंग्वेज देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरी लैंग्वेज कंडीशन नंबर 2 की अलग अलग लिखवाई थी ना। क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? MC शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी यस, MR आफ्टर दे आर इक्वल। सिंपल लैंग्वेज तो ये है, सिंपल लैंग्वेज ये है। बट इसको देखिए कैसे लिखा है? MC कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। इसका एक और लैंग्वेज इंस्टीट्यूट यूज कर सकता है। क्या यूज कर सकता है? MC शुड बी पॉजिटिवली स्लोप्ड, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? आपके दिमाग में ये सारी बातें जा पा रही हैं? बोलो यस और नो। ये भी लिखने का मौका दूंगा मैं। अब यहां पे देखिए क्या निकल के आ रहा है। दोबारा से पूरा ग्राफ मेरे साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखिए। ये है मार्केट यानी कि इंडस्ट्री, इन्होंने प्राइस बनाया। ये प्राइस, इसे क्या बोलते हैं? प्राइस, बोलो बच्चों, इसे बोलते हैं प्राइस मेकर। वेरी गुड, प्राइस मेकर। इन्होंने प्राइस बनाया तो फर्म को प्राइस टेकर बना दिया, प्राइस टेकर। और यहाँ पे MC इस तरीके से, सॉरी MR कर्व निकल के आ गया। यहाँ तक तो हमने पीछे भी पढ़ा था। अब कंडीशन नंबर 2 पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे MC कर्व इस तरीके से बनाना पड़ा। तो दोनों कंडीशन कौन से लेवल पे पूरी हो रही है बच्चों? इस वाली क्वांटिटी पे, OQ2 के ऊपर, इस वाली क्वांटिटी पे। यानी कि अगर प्रोड्यूसर इतनी क्वांटिटी बना के बेचेगा तो वो अपनी बेस्ट पोजीशन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है। क्या यहाँ तक गया दिमाग के अंदर? कोई डाउट्स यहाँ पे? अच्छा 1 मिनट रुकिए जरा, मुझे एक आधी चीज चेक करने दीजिए। तो मोनोपोली शुरू हो गया है, ओलिगोपोली। अच्छा, ये डायग्राम करने के बाद इसके आगे ही मैं समझा देता हूं शॉर्ट रन के बारे में। अब बच्चों शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट रन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में ना तीनों केस बन सकते हैं। पहला केस क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, जिसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है? AR शुड बी ग्रेटर देन ATC। ठीक है ना? दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। इसको एग्जामिनर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, वर्डिंग ना एग्जाम में ध्यान रखिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को वो ऐसे भी लिख सकता है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। एक मिनट, यस, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, दैट इज AR शुड बी इक्वल टू ATC। और तीसरा होता है लॉस वाला सिचुएशन। इसको हम कैसे लिखेंगे? AR शुड बी लेस देन ATC। तो ध्यान रखिएगा बच्चों,
परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इन दी शॉर्ट रन तीनों सिनेरियोज बन सकते हैं। अब हर एक का ना डायग्राम भी आपकी बुक्स में दे रखा है, बट आपको यहाँ पे डायग्राम्स नहीं करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट डायग्राम्स याद करके नहीं, बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है। अच्छा, तो प्रिंसिपल नंबर 1 2 तो हर एक में लगेगा, बट जब मैं प्रिंसिपल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ शटडाउन पॉइंट की, प्रिंसिपल 2 ये तो तीनों जगह पे लगेगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल 1 कहाँ पे लगेगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ थर्ड केस में। क्या बात है, ये बच्चा तो बड़ा समझदार है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं नोट इन द केस ऑफ लॉस, इन द केस ऑफ लॉस वी शुड ऑल्सो चेक शट डाउन पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? In the case of loss, we should also check shutdown point, that is principle number 1. Whether AR is greater than AVC or not. इसके भी एग्जामिनर अलग अलग तरीके से वर्डिंग्स ट्विस्ट कर सकता है आपके साथ, बट फिलहाल के लिए ये वर्डिंग्स आप ध्यान में रखिएगा जितना मैंने लिखा है। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक हम? हाँ जी बोलिए, किसका डाउट है? सर हम यहाँ पे ABC की जगह ABC लिख सकते हैं? दोबारा से, ATC की जगह AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो यहाँ पे मैंने ATC लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं आप? हाँ सर, मतलब तीनों सिनेरियो में। नहीं, जब आप प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप टोटल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करते हो, बट जब आप प्रिंसिपल 1 यानी कि शटडाउन पॉइंट की बात कर रहे हैं तब आप वेरिएबल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है। श्रुति मिश्रा, समझ में आया ये डाउट? यस। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आता है हमें। अगर ऐसा केस है तो कंटिन्यू करें, अगर AR इज लेस देन AVC तो यहाँ पे बिजनेस आप बंद कर देंगे टेम्पररी बेसिस पे, आपको बिजनेस कंटिन्यू टेम्पररी बेसिस पे अभी नहीं करना। अच्छा, इन दी लॉन्ग रन, अब इसी के साइड पे अगर मैं बनाऊं, लॉन्ग रन के अंदर बच्चों मुझे बताइए इन परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, वेरी गुड। तो इन दी लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट का ही सिनेरियो बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट ओनली ड्यू टू फ्रीडम ऑफ, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए, आप सभी बच्चों ने इस तरीके से ये एक डायग्राम ऐसे पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स बोरो हो गए हैं, जैसे LAC का ये कर्व आपने कहाँ पे पढ़ा था बच्चों? ये पढ़ा था आपने कॉस्ट के चैप्टर के अंदर। यहाँ पे देखिए डिमांड और सप्लाई बराबर हो रहे हैं, ये आपके चैप्टर 4 यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट आ गया इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे कॉस्ट के ये वाले कॉन्सेप्ट भी आ गए, SAC SMC, ये सारे कॉन्सेप्ट भी बोरो हो गए। समझ पा रहे ना? तो ये खिचड़ी पक जाती है यहाँ पे। बेसिक कंक्लूजन इस डायग्राम से आपको क्या निकल रहा है, ये दिखा क्या रहा है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपका ये रहेगा कि यहाँ पे देखिए इन दी लॉन्ग रन हमेशा और हमेशा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी कि पॉइंट ई पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे हम। पॉइंट समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता क्या है, जब हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो हम ऑप्टिमम पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऑप्टिमम कैपेसिटी, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं फुल कैपेसिटी, हम यहाँ पे अपनी फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं फुल कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम अपनी फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये बात समझ में आ पा रही है बच्चों? तो हम यहाँ पे अपनी फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो इन दी लॉन्ग रन क्या होता है, धीरे धीरे कॉस्ट हम कम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से ड्यू टू एंट्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री, सप्लाई इंक्रीज होता है, तो वहाँ से प्राइस गिर रहा होता है, यहाँ से कॉस्ट गिर रही होती है। ये तब तक चलता रहता है जब तक हम इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। क्लियर हो पा रही है बात? लॉन्ग रन के अंदर हम पॉइंट ई पे ऑपरेट करते हैं इन दी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और यहाँ पे सब कुछ बराबर होता है। सब कुछ बराबर होता है मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR,
is equal to demand curve. In the long run, all super profits or losses gets wiped away with entry or exit of the firms from the industry and all firms earn normal profit. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। इसके अलावा यही डायग्राम को ऐसे दिखा रखा है कि लॉन्ग रन में अल्टीमेटली हम नॉर्मल प्रॉफिट का ही डायग्राम जनरेट करते हैं। यहाँ पे सब कुछ बराबर होता है। सब कुछ क्या क्या बराबर होता है ये देखिए दोबारा से, यहाँ पे सब कुछ बराबर होता है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आया ये? अच्छा, इसके अलावा एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। वो क्या पूछा जा सकता है? ओनली इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान से ये वर्डिंग कैच करिएगा, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के केस में ही द अपवर्ड स्लोपिंग part of MC curve is called supply curve। ऐसा सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। अच्छा ये देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही है, देखिए MC कर्व कैसा बनता है बच्चों, यू शेप, पहले गिरता है फिर बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट कह रही है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है कि MC कर्व का ये जो अपवर्ड स्लोपिंग वाला हिस्सा है इसको हम सप्लाई कर्व भी बोल सकते हैं। क्या ये वर्डिंग समझ में आई? इसके पीछे ना पूरा एक एक्सप्लेनेशन है, अभी मैं उसमें नहीं लेके जा रहा हूं, जितना ये लिखा मैंने समझ में आया। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बस इतना ही है। अभी आप सबको लग रहा होगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, जब हमने क्लासेस के दौरान किया था तब तो बहुत लेक्चर लग गए थे इसके ऊपर। अब यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ता है, मैंने ना यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सारा एक बारी रिकैप्चुलेट करवा दिया कि ये चीज़ें हैं। जब क्लासेस के दौरान करवाया था मैंने, वहाँ पे बहुत डिटेल में लेकर गए थे कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एग्जाम्पल है, ये वो। तो क्या फ़र्क समझ में आ पा रहा है? तो आपको जितना मैंने यहाँ पे लिखा है अब आप एक एक करके देखते जाएं कि आपका कुछ क्या क्या रह गया है कॉपी करने वाला, फिर हम अगले केस पे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर का तो लिख लिया आपने, अब ये नीचे का यहाँ पे लिखिए। ऑनलाइन वाले बच्चों कहीं पे भी कोई डाउट्स हो प्लीज़ पूछते चले जाएं। ऊपर का हो गया कॉपी। डन। इसके साइड पे ये वाला लिख लीजिए, ये वाला डायग्राम है ना, इसके साइड पे ये वाला हिस्सा।
ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया कॉपी? यस सर। और लॉन्ग रन के अंदर होगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। डन? सर थोड़ा शिफ्ट कर दी। हाँ जी हाँ जी, अरे 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 कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, 2 मिनट। शिफ्ट कर दूं थोड़ा सा? सर वो रेड वाला अच्छा। जो लिखा है उसकी तरह। ओके ओके, कर लिया श्रुति कॉपी? सुहानी मित्तल का कोई मैसेज नहीं आया। डन सर, पहले तो बहुत मैसेज आ रहे थे। सुहानी मित्तल, चलो कोई बात नहीं, डन सर। श्रुति हो गया कॉपी आपका? यस सर। चले, इसके बाद इसको आगे यहाँ पे देखिए, ये वाला तो हिस्सा हल्का हल्का लेबलिंग वाला ही है, इसको कर लीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको लिखना हो। ये सब कुछ तो डिस्कशन में लेकर आ चुके हैं हम वैसे। ठीक है, ये वाला नोट लिख लीजिए नीचे। चलिए डन। इसके बाद बच्चों आता है अगला फॉर्म ऑफ मार्केट, दैट इज बाय द नेम ऑफ मोनोपोली। बताइए मोनोपोली के अंदर दिमाग में कौन सा एग्जांपल रखना है? रेलवेज का। इंडिया के अंदर रेलवेज का जो काम है वो कौन संभालती है? गवर्नमेंट, किसी और को घुसने नहीं देती इस काम में। तो ऐसे 3 इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। एक रेलवेज है, एक एटॉमिक एनर्जी है, और एक और सेक्टर है जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करता है। वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, किसी को लाइसेंस ही नहीं मिलता ये काम करने के लिए। तो मोनोपोली बनने के बहुत तरीके होते हैं, इसके अंदर शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मोनोपोली बनने के लिए बहुत तरीके होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब मैं इसको अगर लिखूँ, हाउ टू बिकम मोनोपोली। अगर हमें मोनोपोली बनना हो, मोनोपोली का मतलब क्या है भाई? उस डिपार्टमेंट में, उस एरिया में आपकी चलती है, आप अकेले ही बेचने वाले हो, दादागिरी है आपके उस सेक्टर में, ऐसा समझ लो। तो इसके अंदर या तो गवर्नमेंट लाइसेंस देना बंद कर दे। गवर्नमेंट अगर लाइसेंस की बात कर रही है, जैसे रेलवेज के अंदर गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस ही नहीं देती, पहले ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता था। आपका किसी पे पेटेंट, कोई कॉपीराइट या कोई ट्रेडमार्क है आपके पास, इस केस के अंदर आपकी चलती है, यानी कि आपके पास उसका पूरा कंट्रोल है।
और भी रीजंस और भी लॉजिक्स हो सकते हैं, जैसे ऐसा समझ लीजिए आपका सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है पूरा, सप्लाई कंट्रोल्ड, कोई आपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जैसे ओपेक, कोई कार्टेल बना रखा है आपने, कार्टेल फॉर्म कर रखा है, वैसे ही ओलिगोपोली में आ जाएगा, यहाँ पे छोड़िए इसको, ठीक है ना। सप्लाई कंट्रोल कर रखी है, जैसे एग्जांपल है वर्ल्ड के अंदर एक कंपनी है डी बियर्स, ये डायमंड्स कंट्रोल करती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितना भी जाता है, तो डायमंड का पूरा कंट्रोल मोनोपोली इनके पास है, तभी डायमंड का वैल्यू है, वरना है तो पत्थर ही। तो मोनोपोली जो है ये रेलवेज, इसके अंदर आप एग्जांपल रख सकते हैं कि मोनोपोली बनती कैसे है। मोनोपोली इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अगर बच्चों मैं ऐसे टाइमलाइन बनाऊं, यहां पे अगर परफेक्ट कंपटीशन आता है और यहां पे अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक्सट्रीम वर्जन आता है, तो एक्सट्रीम के अंदर पता है कौन सा आएगा? मोनोपोली। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोनोपोली जो फॉर्म ऑफ मार्केट होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट है परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही बेचने वाला, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो एकदम एक्सट्रीम एंड्स हो गए। और जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है ना, ये इसके बीच में कहीं पे लाई करता है, ओलिगोपोली भी इसके बीच में कहीं पे आता है, तो एक्सट्रीम एंड्स हो गए। क्या समझ में आया? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक तो सिंगल सेलर, सिंगल बेचने वाला, जैसे रेलवे की बात दिमाग में रखिए, सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेट करता है। बैरियर्स टू एंट्री, क्या आज के टाइम पे आपका मन करे तो क्या आप रेलवे का काम शुरू कर सकते हो? नहीं, गवर्नमेंट लाइसेंस ही नहीं देगा। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है? क्या इसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते? बिल्कुल सब्स्टिट्यूट होते हैं, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, फर्क है। क्योंकि बच्चों क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, इसी वजह से इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is less, that is it is inelastic। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज लेस। याद आ रहा है बच्चों? क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ये लेस होता है क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। इसकी मार्केट पावर होती है, मार्केट पावर पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास है, जब वो कम करना चाहे ज़्यादा करना चाहे। अब यहाँ पे देखिए AR कर्व और MR कर्व ऐसा आ रहा है, ऐसा हमने ऑलरेडी कहाँ स्टडी किया था बच्चों? ऐसा हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन दी टॉपिक ऑफ रेवेन्यू। ये देखिए कितना लंबा एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में हमने पूरा रिलेशनशिप का किया था ना, ये एक्सप्लेनेशन किया था ना हमने, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, याद है आपको? तो ये किसके लिए किया था? इसी टॉपिक के लिए किया था, बाय द टॉपिक ऑफ मोनोपोली। ये देखिए मैं इसको दिखाता हूं, ये दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको सिर्फ समझना है। ये देखिए लास्ट क्लास में हमने इस तरीके से किया था, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या क्या रिलेशनशिप थे बच्चों? मेरे साथ साथ रिकॉल करने की कोशिश करें, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं अपने मन में रिकॉल करें, क्या क्या रिलेशनशिप थे अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पहला, AR is always positive, MR can be positive, 0 negative। दूसरा, MR and AR both are negatively यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। और तीसरा रिलेशनशिप क्या था? MR हमेशा AR के नीचे ही होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MR falls at twice the rate of AR, या फिर MR cuts y axis and AR curve into equal halves। याद आ रही है रिलेशनशिप? तो आपको ये मन ही मन में धीरे धीरे रिलेशनशिप याद भी होने चाहिए। ये मोनोपोली के अंदर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट लग जाएंगे। यही रिलेशनशिप आपका मोनोपोली में भी लगता है और यही रिलेशनशिप आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लगता है। क्या ये समझ में आया बच्चों आप सबको? तो सेम टू, अरे ये सेम टू सेम रिलेशनशिप आपका दोनों जगह पे लग जाएगा। क्या कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है यहाँ तक हम? अच्छा, अब इसके अंदर बच्चों इक्विलिब्रियम लेकर आने के लिए, अब इन्होंने यहाँ पर डायग्राम डाल दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, मुझे बताइए प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता था बच्चों? प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता था? प्रिंसिपल नंबर 2 बोलता था कि MC शुड बी इक्वल टू MR, और दूसरा
MC शुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर दे आर इक्वल। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाने के लिए पहले देखिए, ये रहा AR कर्व, AR कर्व को हम और क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, प्राइस कर्व। ये रहा दूसरा कर्व MR कर्व, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने बना दिया MC कर्व, तो MC और MR कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। तो ये निकल के आ गया आपका ऑप्टिमम क्वांटिटी, यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब इसका प्राइस क्या निकल के आएगा, ये ऊपर जाके जो आ रहा है। बाकी आपको डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है इस डायग्राम में। क्या क्लियर हो पा रही है बात आपको, कोई डाउट्स इसके अंदर? तो उसके अलावा बच्चों, अब यहाँ पे मैं अगेन इसको ना समराइज करके साइड पे लिखवाता हूं। इन द शॉर्ट रन अंडर मोनोपोली, पहला सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और तीसरा लॉस भी हो सकता है। अगेन उसकी कंडीशन सेम ही है, मैं दोबारा से उस कंडीशन में नहीं लेके जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए इतना समझ में आया जो मैंने लिखा। तो शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली के केस में तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा मुझे बताइए प्रिंसिपल नंबर 1 कहाँ चेक करना होगा, लॉस के केस में। प्रिंसिपल नंबर 1 शैल बी चेक्ड इन केस ऑफ लॉस। अगेन सेम टू सेम शटडाउन पॉइंट चेक होगा यहाँ पे। अच्छा अब मुझे बताइए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने क्या बात पढ़ी थी बच्चों, इन दी लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा ड्यू टू फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या मोनोपोली में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है? नहीं, यहाँ पे तो बैरियर है। इसी वजह से लॉन्ग रन में तीनों केस हो सकते हैं, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। अब फिलहाल के लिए मुझे बताइए कोई ऐसा धंधा जिसमें आपको दिख रहा है कि लंबे समय में भी नुकसान होगा, क्या आप वो काम करोगे? कभी नहीं करोगे। तो लॉस वाला सिचुएशन आपको पढ़ाया नहीं जाता। नॉर्मल प्रॉफिट होता है बट आपको सिर्फ स्टडी सुपर प्रॉफिट ही करवाया जा रहा है। यानी कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है कि इन दी लॉन्ग रन मोनोपोली में लॉन्ग रन के अंदर सुपर प्रॉफिट होगा। क्यों? ड्यू टू बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो इस चीज को देखिए यहां पे कैसे बना रखा है। ये तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वो सारा लॉजिक हो गया। ये भी आपका शॉर्ट रन का आ गया, लॉसेस वाला केस। अब लॉसेस के अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि यहाँ पे हम प्रिंसिपल 1 भी चेक करेंगे। मेन मुझे अब आपके साथ डिस्कशन करना है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली। पहले तो मुझे ये बात बताइए, ये दोनों डायग्राम समझ में आए, ये वाला और ये वाला, ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शॉर्ट रन की। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, फिलहाल के लिए मैं लॉन्ग रन में डिटेल में जाऊँगा। लॉन्ग रन में जाने से पहले एक बारी आप इन सबको जो भी कॉपी वॉपी करना हो इसको फटाफट से कर लीजिए, इसको जल्दी से कॉपी वॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है ना? लिखिए जो जो लिखा हुआ है, लिखिए इसको।
ऑनलाइन वाले बच्चों ये हो गया ना कॉपी? अच्छा, ये रिलेशनशिप दोबारा से लिखने की रिक्वायरमेंट लग रही है आपको? ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट क्लास में ना, इसको बहुत डिटेल में लिखवा चुके हैं, तो इसको दोबारा से लिखने की रिक्वायरमेंट लग रही है आपको? ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ आप देखिए कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है उसको लिखिए। ये वाला हिस्सा अगर आपको लग रहा, किसी को भी लग रहा हो कि दोबारा से लिखना है, ये रेवेन्यू का टॉपिक है, आप इसको दोबारा से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑनलाइन वाले बच्चे हो गया कॉपी? ये मेरे हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लिख लो। इसको कॉपी करें। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या क्या होता है? ये कौन सा बच्चा आ गया भाई इस टाइम पे? आपका नाम वमाक्षी? वमाक्षी हेलो, स्वागत है आपका वमाक्षी। काफ़ी लेट आ गए हैं, क्या हो गया, इतनी लेट कैसे हो गए आप? लेट कैसे हो गए आप इतना? अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। मज़ा आ रहा है पढ़ के वमाक्षी? चलो फिर ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कॉपी। अब बच्चों ये देखिए, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में ना, जब मैं आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी करवा दूंगा, तो एक पूरा तीनों का कंपैरेटिव चार्ट बनवा दूंगा। हो सकता है कि अगला लेक्चर के अंदर भी आते ही मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन करवाऊं, एक आधा टॉपिक रह जाए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका रिवीजन पूरा करने के बाद ही टेस्ट करा जाएगा, तो उसको घबराइएगा मत, इसको समझते जाएं। ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी रिवीजन होना चाहिए। अब बच्चों हम लॉन्ग रन में चल रहे हैं, और लॉन्ग रन में हमने अभी मोनोपोली में क्या समझा कि यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है ड्यू टू बैरियर्स ऑफ एंट्री। मुझे बताइए, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने क्या रिवाइज किया था कि अगर लॉन्ग रन चल रहा है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा और हम फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं। ये बात समझ में आया? अब यहां पे देखिए बच्चों, जब लॉन्ग रन के अंदर LAC मिनिमम पे होता है, इसे बोलते हैं फुल कैपेसिटी। जब ATC का मतलब लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया ना, जब लॉन्ग रन के अंदर आपका कॉस्ट मिनिमम पे होता है, इसे ही बोलते हैं फुल कैपेसिटी। तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिखूं, ठीक है ना सौम्य, इसको क्या बोलेंगे? PUBG बोलेंगे क्या? अच्छा, मुझे लगा गेम खेल रहा है बच्चा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फुल कैपेसिटी, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली जो है वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहा, उससे पहले ही रुक गया। ये OQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल नंबर 2, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्या ये समझ में आया बच्चों? तो ये वाला लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये वाला जो गैप आ रहा है बीच में, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी, या फिर इसके और भी नाम होते हैं, सब ऑप्टिमम लेवल, या फिर इसका एक और नाम भी होता है लेस देन फुल कैपेसिटी। क्या ये समझ में आया?
तो लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली के केस के अंदर एक तो आपका सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है और आप फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करते, लेस देन फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हो। क्या ये वर्डिंग समझ में आई? इसके पीछे ना बहुत एक लंबी एक्सप्लेनेशन थी, जब हमने क्लास में किया था इसके ऊपर कम से कम आधा घंटे का डिस्कशन किया था, बट फिलहाल के लिए इतना समझ में आया। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, डायग्राम में मार्क कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पे कंक्लूजन क्या बैठ जाएगा? लॉन्ग रन अंडर मोनोपोली आपको क्या ध्यान में रखना है? मोनोपोली यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? एक तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हो रहा है और आप जो ऑपरेट कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? लेस देन, नहीं इसको ऐसे लिख देते हैं, लेस देन फुल कैपेसिटी को कैसे लिखें? ऐसे लिख लीजिए, लेस देन फुल कैपेसिटी। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे क्या एक्सेस कैपेसिटी है, बिल्कुल आप अभी और भी प्रोड्यूस कर सकते हो। जो सब्सटीट्यूट वाली होती है ना वो नहीं होगी, जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली होती है वो हो जाती है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव वाला रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट्री वाले को और पॉजिटिव वाला रिप्रेजेंट करता है सब्सटीट्यूट वाले को। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सब्सटीट्यूट नहीं है, तो नेगेटिव में तो हो ही सकता है, बट जो सब्सटीट्यूट वाला है वो जीरो या नियर जीरो होगा, बहुत छोटा मोटा वैल्यू होगा क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है इसके। ये वाला डायग्राम डन। इसके अलावा बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और आता है बाय द नेम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर बच्चों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। नोट के तौर पे यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखेंगे। मुझे बताइए क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? भेदभाव। जैसे मान लीजिए अगर ऑनलाइन वाले बच्चे मुझसे कोई डाउट पूछते, मैं डाउट का आंसर ही नहीं देता, ऑफलाइन वाले बच्चे पूछते मैं दे देता, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, भेदभाव, किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। और यहाँ पे भेदभाव किसके बेसिस पे हो रहा है? प्राइस। मतलब किसी को कुछ प्राइस बोल दिया, किसी को कुछ प्राइस बोल दिया। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मोनोपोली में पॉसिबल है। Price discrimination is possible only in monopoly, not in perfect competition. Perfect competition में ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इसलिए पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आपका सबको परफेक्ट नॉलेज होती है। क्या ये समझ में आई बात? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन दिस। अब यहाँ पे पूरा ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का लिखा हुआ है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये वाला हिस्सा जो ये डायग्राम वायग्राम है ना, इसको रहने दीजिए। ये बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इस चीज़ को समझने के लिए मेरे को एग्जाम्पल आप सबका कॉमन पिकअप करना पड़ेगा। अब हो सकता है कुछ बच्चे ने कर रखा हो, कुछ ने ना कर रखा हो, इस वाले हिस्से को आप लीव आउट कर सकते हैं अभी के लिए। अगर किसी बच्चे को आता हो तो आप अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी कर लीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। कोई डाउट्स आएंगे तो मुझे भेज दीजिएगा। बट ये डायग्राम ना बहुत लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। अगर मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बच्चा कहेगा कि समझ में नहीं आया, तो इस चीज़ को मैं लीव आउट करवा रहा हूँ। और इसी के हिसाब से ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन है, इसको भी मैं लीव आउट करवा रहा हूँ। आप इसको अपने लेवल पे स्टडी कर ले, उसमें समझ में आ जाए, वेल एंड गुड। नहीं आए तो इसको लीव आउट कर दे। एमसीक्यूज आने हैं, तो एमसीक्यूज के अंदर आप अगर एक आधा क्वेश्चन छोड़ भी देंगे कोई बड़ी बात नहीं। ये वाला हिस्सा कर लीजिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के डिग्रीज। तो आपको पीछे कुछ लिखना है ना, तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये जो नोट लिखवा रखा है मैंने, कि नोट लिख लीजिए।
बढ़े आगे। ये जो टॉपिक है इसे कहते हैं दीज आर द वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला डिग्री, दूसरा डिग्री, तीसरा डिग्री। 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपके सामने है। आइए मैं इसको एक एक करके समझाना शुरू करता हूं, बहुत ही अटेंटिवली सुनिएगा। इसके ऊपर एक आधा कोई 1 मार्कर आ गया तो आ गया। पहला डिग्री, आपको इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट था कंज्यूमर सरप्लस। कोई बच्चा मुझे याद दिला सकता है जब हमने स्टार्टिंग में रिवीजन किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बता सकते हैं। Sir, what a customer is ready to pay minus what he actually paid. क्या बात है, ये बच्चा तो मतलब 2 बच्चों ने आंसर बताया बस। व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, जिसे हम MUX भी बोलते हैं, माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, जिसे हम PX भी बोलते हैं। तो व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, इसे बोलते हैं सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में गए और घर पे कैलकुलेटर भूल गए। कैलकुलेटर कितने का? 100 रुपये का। तो क्या आप उस टाइम पे 100 रुपये से ज़्यादा देने के लिए भी तैयार हैं? भाई उस टाइम पे तो बोलेगा तू 1000 रुपये ले ले, बस कैलकुलेटर दे दे, ठीक है ना। घर जाने का तो टाइम नहीं है, अगला अटेम्प्ट दिखना शुरू हो जाता है बच्चे को। तो 100 रुपये का कैलकुलेटर, उसके लिए वो 1000 रुपये देने के लिए तैयार है। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दिमाग में रख सकते हैं, आप बहुत गर्मी से बाहर से आए, आपको प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा, तो 10 रुपये की बॉटल अगर आपको 50 रुपये में भी कोई देने के लिए तैयार होगा, आप खरीद लेंगे। तो सरप्लस मतलब व्हाट इज रेडी टू पे माइनस व्हाट इज एक्चुअली पेज, इसके बीच का डिफरेंस। तो कंज्यूमर सरप्लस पहला डिग्री क्या बोलता है? पहला डिग्री बोलता है कि ये कंज्यूमर सरप्लस पूरा का पूरा मोनोपोली खा जाएगा, मोनोपोलिस्ट खा जाएगा। एग्जाम्पल दिमाग में रखिए, जैसे मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ और मेमोराइज करवाता हूँ। किसी चीज़ का प्राइस है 10 रुपये और उसके लिए आप रेडी टू पे हैं 100 रुपये, तो आपका सरप्लस कितना जनरेट हो सकता है? 90 रुपये का। तो पहला डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलता है? पहला डिग्री बोलता है कि मोनोपोली जो है ना, मोनोपोलिस्ट जो है, पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोलिस्ट खा जाएगा। यानी कि मोनोपोलिस्ट पूरा का पूरा 90 रुपये खा जाएगा और वो प्राइस कितना चार्ज करेगा? 100 रुपये का कस्टमर से। समझ में आया ये? कस्टमर 100 रुपये देने के लिए तैयार है, वो पूरा 100 रुपये करेगा कि भाई तू जितना देने के लिए तैयार है मैक्सिमम पे करके जा। समझ पा रहे हो? दूसरा आता है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो है कंज्यूमर सरप्लस पूरा नहीं खा पाएगा, कुछ हिस्सा मोनोपोलिस्ट खा जाएगा, कुछ हिस्सा आपका कंज्यूमर के पास रहने देंगे। जैसे मेरे पास कोई कस्टमर आया, मुझे पता लग गया कि ये 100 रुपये देने के लिए तैयार है, 10 रुपये का मार्केट प्राइस चल रहा है। पहले केस में तो क्या हुआ, मैंने बोला भाई तू पूरा 100 रुपये दे के जाएगा, कैसे निकलवाए पैसे वो एक अलग चीज़ है। दूसरे सिचुएशन के अंदर मोनोपोलिस्ट कहता है यार चल ऐसा कर, तू और भी कस्टमर लेकर आएगा या कोई और कंडीशन भी होंगी, कुछ कंज्यूमर सरप्लस ये खा गया, कुछ कंज्यूमर सरप्लस इसने यहाँ पे छोड़ दिया। समझ में आया? तो 90 रुपये का 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करके इन्होंने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 40 रुपये। ये समझ में आया या नहीं? और तीसरा क्या होता है, अलग अलग प्राइस चार्ज करना बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। आइए इस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अंडर द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, the monopolist separates the market into each individual consumer and charges them the price they are willing and able to pay, maximum price, MUX, thereby extracting the entire consumer surplus। भैया पूरा पैसा खा जाएगा। Second degree of price discrimination, different prices are charged for different quantities sold। कभी कभार क्या होता है, कोई कहता है कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा सामान खरीदूंगा, तो प्राइस कम तो कर, तो प्राइस कम करेंगे तो वो द मोनोपोलिस्ट विल टेक अवे। इसके अंदर कीवर्ड्स क्या हैं? इसके कीवर्ड्स आप ऐसे समझ सकते हैं, देयर बाय एक्सट्रैक्टिंग द इंटायर कंज्यूमर सरप्लस, मोनोपोली पूरा खा जाएगा, ओनली अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सट्रैक्टेड बाय द मोनोपोलिस्ट। और तीसरा क्या है, अंडर थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस वेरीज बाय सच एट्रीब्यूट्स
सच एज लोकेशन, एट्रीब्यूट्स मतलब फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता हुआ अलग अलग चार्जेस रहेंगे। समझ में आ पा रही है बात? फटाफट से इसको साइड पे लिख लीजिए, इसको साइड पे लिख लीजिए, और जैसे ये लिख ले ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे कंफर्म करें, डन डन लिख के टाइप करके। डन। चलो अब बच्चों ये देखिए, इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है और फिर ओलिगोपोली आता है। ये मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, ये अगली क्लास में करवाऊंगा, बट अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है। आज जो हमने किया इसका हमने एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी डब्बा बनाना है। चेक करिए, ये थोड़ा बड़ा डब्बा बनेगा, तो आप ये डब्बा कहाँ बना सकते हैं ये चेक करिए थोड़ा। इस डब्बे के अंदर हम बहुत सिंपल तरीके से एक कंपैरिजन करेंगे। ज़्यादातर कंपैरिजन 3 मार्केट्स के अंदर होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है ना। अभी पहले आप सभी बच्चे प्लीज़ सुनने पे ध्यान दें, जगह ढूंढ लीजिए बस आपके नोट्स में कहाँ पे मिल रही है। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक तरीके से समरी होना शुरू होगा कि भैया ये ऐसे ऐसे है। ठीक है ना। आपने लिखना नहीं है, पहले सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है। कौन कौन, यहाँ पे तो मैंने लिखा जैसे पर्टिकुलर्स, एक आएगा आपका परफेक्ट कंपटीशन, और अगला आ जाएगा आपका मोनोपोली, और एक आ जाएगा आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो करवाया नहीं है, ये अगली क्लास में ही करवाऊंगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। पहले हम इन दोनों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो एग्जाम्पल दिमाग में रखना है। इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा है? स्टॉक मार्केट्स का। क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? नहीं। और मोनोपोली में एग्जाम्पल कौन सा दिमाग में रखना है बच्चों? रेलवेज का। क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। अब एक एक करके चीज समझते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ऐसे लिखते हैं, बायर्स एंड सेलर्स, कॉमन ऐसे निकाले थे ना, बायर्स एंड सेलर्स। लिखना नहीं है, यहाँ पे लार्ज और यहाँ पे सिंगल सेलर। ठीक है ना। ये ऑलरेडी आप सबकी बुक्स में गिवन है, वहाँ पे फोकस करने की जरूरत नहीं। इधर देखिए, रिकॉल करना है। अल्टीमेटली नोट्स वगैरह सब गिवन है, बच्चा बस पढ़ता नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। तो वही करना है, आपने रिकॉल करना है। ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा होता है बच्चों? होमोजीनियस, दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इसके। जबकि यहां पे कैसा होता है बच्चों? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यही पढ़ा ना अभी अभी हमने। क्या बात समझ में आती है? तीसरा पॉइंट, यहां पे होती है बच्चों फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहां पे होती है, यहां पे नहीं होती है।
सिंपल। मार्केट शेयर इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब मार्केट शेयर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही छोटा होता है। और यहाँ पे तो आपके पास मार्केट पावर होता है, पूरा मार्केट आप ही हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, इंडस्ट्री प्राइस मेकर, फर्म प्राइस टेकर। यहाँ पे क्या होता है, आप ही इंडस्ट्री हो, आप ही फर्म हो। ठीक है ना। अगला पॉइंट और क्या पढ़ा हमने, इसको हम बोलते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बोलते हैं हम प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, प्राइस मेकर। ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। और पॉइंट आ जाता है यहाँ पे डिमांड कर्व का। डिमांड कर्व दैट इज, इसको डिमांड कर्व को और क्या बोलते हैं हम, AR कर्व। इट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक होता है ना, पैरेलल टू, मैं ये भी लिख देता हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हम पता है कैसे लिखते हैं, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कह सकते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, आपके दिमाग में ना डायग्राम साथ साथ में पिक्चर चलनी चाहिए कि हाँ भाई डायग्राम ऐसे था वैसे था, तभी फायदा होगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अच्छा, और क्या पॉइंट्स पढ़े थे हमने, और क्या पॉइंट्स पढ़े थे हमने, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जबकि यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, और क्या पॉइंट्स पढ़े थे हमने, अच्छा लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, जबकि यहाँ पे क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। अच्छा, और क्या पढ़ा हमने, लॉन्ग रन के अंदर एक्सेस कैपेसिटी। क्या यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी होता है, नहीं होता, जबकि यहाँ पे होता है। यानी कि यहाँ पे हम फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं इन दी लॉन्ग रन, और लेस देन फुल कैपेसिटी, लेस देन फुल कैपेसिटी। अभी तक क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई डाउट प्लीज टाइप करके भेज दीजिएगा कि सर ये हमने पढ़ा था कैसे। जो जो हमने पढ़े हैं ना, मैं तो उन्हीं को मेजरली रिवाइज करवा रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है ना, एक्सेस कैपेसिटी। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, MR एंड AR कर्व। यहाँ पे हो जाता है MR इज इक्वल टू AR, और यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, MR इज लेस देन AR। ये भी पॉइंट समझ में आते हैं हमें। बाकी तो सिंपल से तो 10 पॉइंट्स। इसके अलावा आप सभी अपनी बुक्स में चेक करेंगे तो और भी पॉइंट्स गिवन है, ऐसा नहीं है कि ये और पॉइंट्स नहीं गिवन, बट मैंने उसके अंदर से ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे यहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा भी आपको कोई लगे कि ऐसा कोई पॉइंट है जो आप अपने हिसाब से करना चाहें तो आप प्लीज़ उसको रिवाइज कर लीजिए। फिलहाल के लिए ये बात बताइए, क्या ये 10 पॉइंट्स आप सभी को समझ में आते हैं? रीड करके देख लें क्या ये समझ में आया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको किसी शीट पे लिख लीजिए, फिर स्टेपल मार लीजिएगा। तो बनाइए। परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मैंने अभी नहीं करवाया है तो मैंने इसको लिखवाया नहीं है, तो उसका एक कॉलम छोड़ दीजिएगा। यूजुअली कंपैरिजन इज बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये एक्सट्रीम एंड्स है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बीच में कहीं फॉल कर जाता है। तो इसको कॉपी करना शुरू करें।
बना लीजिए, लिख लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला तो सब फाइनल रिवीजन चलेगी। मजा आया ऑनलाइन वाले बच्चों आज पढ़ के? चलो सभी बच्चे टेपने में लगे हैं। चलिए, तो जिन जिन का रह गया वो कॉपी करना कंटिन्यू रखें, अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे रोक रहे हैं।